वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। आज है 27 अक्टूबर और 27 अक्टूबर को जो भी करंट के क्वेश्चन बने हैं वो आज आपके सामने अभी रखे जाएंगे। काफी फैंटेस्टिक क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चंस को स्टैटिक पॉइंट के साथ आपको नोट करते हुए चलना है क्योंकि बेटा पेपर इसी टाइप से पूछा जा रहा है। ओके, तो बेटा इसमें जो ज्योग्राफी का जो स्टैटिक पॉइंट है वही चेंज होते हैं। सुनिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, इनमें सबसे ज्यादा करंट के क्वेश्चन ज्योग्राफी के बनते हैं बेटा, क्योंकि जो चेंज होता है वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन ज्यादा चेंज होता है करंट के अंदर, है ना। ज्यादातर ज्योग्राफी में डिजास्टर चीजें चेंज होती हैं, तो क्या चेंज हुआ है वो सब आपको नोट करते हुए चलना है। ठीक है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं बेटा स्टैटिक पॉइंट आपको जरूर करने हैं। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा आज आपका फर्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी, जो भारतीय नौसेना है, इंडियन नेवी के जो 8 पूर्व कर्मचारी हैं, उनको किस देश की अदालत ने मौत की सजा सुना दी है अभी? तो बेटा कौन से देश ने, ऐसा किस देश ने कर दिया ये? तो ये नौसेना के पूर्व कर्मचारी हैं बेटा, हमारी नेवी के पूर्व कर्मचारी हैं। तो बेटा ये आंसर है क्या? पाकिस्तान, इराक, कतर, सऊदी अरब। तो बेटा इसका आंसर है क्या? इसका आंसर है कतर। कतर। और कतर कहीं ना कहीं भारत से खफा क्यों है? ये कहीं ना कहीं कतर भारत से खफा इसलिए है क्योंकि भारत ने ये बोला है, इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चला हुआ है उधर भारत ने साथ दिया है किसका? इजराइल का, है ना। लेकिन भारत ने फिलिस्तीन का समर्थन भी इसलिए किया है क्योंकि फिलिस्तीन में जो बमबारी हो रही है, जो इतनी डेथ हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए भारत ने भी उधर हेल्प भेजी है, उनकी सहायता की है। भारत ने फिलिस्तीन का एक प्रकार से विरोध नहीं किया, भारत ने विरोध किया है हम्मास, जो वहां का आतंकवादी संगठन है, क्योंकि हम्मास ने ही ऐसी शुरुआत कर दी। हम्मास ने ही पहले जो इजराइल है उसके बेकसूर लोगों पर बमबारी की है, उधर गोलीबारी की है पहले, है ना। इसलिए इजराइल हम्मास को ढूंढ के निकालने की मारने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वहां के निर्दोष आदमी हैं गाजा पट्टी के, जो कि फिलिस्तीन का ही एक पार्ट है, वहां के बहुत सारे निर्दोष आदमी भी मारे जा रहे हैं। हालांकि इन चीजों का काफी खंडन भी हो रहा है, काफी चीजें भी ऐसी हो रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन हम्मास जो एक आतंकवादी संगठन है उधर, वो उन बेकसूर लोगों को, उन निर्दोष लोगों को ढाल बना के अपना काम कर रहा है उधर, है ना। इसलिए उनकी काफी जान जा रही है, जो कि बिल्कुल सर्वथा ही गलत है। ठीक है ना। चलो देखिए, कतर ने यहां पर क्या किया बेटा, कहीं ना कहीं अपनी दुश्मनी निकालते हुए भारत के जो अभी तक जो गिरफ्तार थे, ये इनकी गिरफ्तारी कब हुई बेटा? ये पिछले साल अगस्त में, अगस्त 2022 में इनको गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, ये जो कर्मचारी है ना भारत के नौसेना के, ये बेटा ये काफी बड़े अधिकारी हैं, है ना। ये उधर काम कर रहे थे, उनकी जो कंपनी है, उनकी जो ये रक्षा कंपनी है, रक्षा विशेषज्ञ कंपनी है, उसमें काम कर रहे थे। इन पर जासूसी का आरोप लगाया था। किस चीज का? जासूसी का। जासूसी के आरोप में, जासूसी के आरोप में इनको वहां पर गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि जो इनको लीड कर रहा था, जो इनका लीडर था, उसको छोड़ दिया गया है ना। लेकिन इंडियंस को वहां पर पकड़ लिया गया और इनको पिछले साल से अब तक इनके घर वालों को भी नहीं बताया गया। और अभी सितंबर में घर वालों से फोन पे बात कराई है और ये बताया कि किसके लिए इन पर मुकदमा चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा अपराध है कतर का, जो कतर ने ऐसा किया। उनको फांसी की सजा इनको सुनाई गई है निचली अदालत ने, जो उनके जो सेशन कोर्ट वगैरह होते हैं कतर के, उनके द्वारा इनको फांसी की सजा सुनाई गई है। और इसके विरोध में भारत में भी कार्रवाई चल रही है, पुख्ता सबूत जुटाए जा रहे हैं कि ये हमारे जो लोग हैं ये निर्दोष हैं। ठीक है ना। अब कतर की बात कर ली जाए तो बेटा कतर क्या है? कतर एक संवैधानिक राजतंत्र देश है बेटा। राजतंत्र बोले तो उसमें जो राजशाही परिवार होता है वो हेड होता है ना। राजशाही परिवार जो होता है बेटा वो हेड होता है। तो इसमें अभी लीड कौन कर रहा है? वहां का अमीर होता है बेटा, एक अमीर, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमीर। ये जो अमीर एक पद है वहां पर जो उसको लीड करता है। तो अमीर कौन बनाया गया है अभी वहां पर? ये है तमीम बिन हमद। ठीक है ना, तमीम बिन हमद।
ठीक है, अल थानी ऐसे कर सकते हो, अल थानी, तमीम बिन हमद अल थानी, ये अभी वहां पर लीड कर रहे हैं बेटा, नेतृत्व करते हैं किसका, कतर का, ठीक है ना, इनके हाथ में है सब कुछ उधर। दूसरी बात, कतर की राजधानी कौन सी, कतर की राजधानी है दोहा, कतर की राजधानी है बेटा दोहा। और कतर कौन से महाद्वीप का एक देश है, कतर है एशिया महाद्वीप का, एशिया में आता है बेटा कतर। कतर की राजधानी है दोहा, और कतर की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो है बेटा कतरी रियाल, कतरी रियाल, ये उनकी करेंसी है, ठीक है ना। है कहां पर, एशिया में। लीड कौन करता है, एक अमीर वहां पर नियुक्त किया जाता है। तो अभी फिलहाल अमीर कौन है वहां पर, तमीम बिन हमद, ये वहां पर अभी अमीर है ना। वहां पर संवैधानिक राजतंत्र का रूल चलता है, संवैधानिक राजतंत्र है वहां पर बेटा अभी। कैपिटल कौन सी है, दोहा, कतर। भारत में जो 8 पूर्व कर्मचारी हैं नेवी के, उनको अभी पूरे देश में ये मामला पूरा गर्म है कि भारत के जो पूर्व कर्मचारी हैं नेवी के, वो वहां पर काम कर रहे थे। अल देहरा एक रक्षा सेवा मंत्री है, देखो मैं इसका नाम बताऊं कौन सी कंपनी है, अल देहरा, एक ये रक्षा कंपनी है उनकी, रक्षा कंपनी, इसमें कार्यरत थे ये, इस अल देहरा में ये कार्य कर रहे थे, है ना। और इसमें उनको गिरफ्तार किया गया है पिछले साल 2022 में, और अपने को तो उन्होंने छोड़ दिया, जो उनका एक अधिकारी था मेन, उनको छोड़ दिया, भारतीयों को पकड़े रखा है अभी, है ना। और उनको जो सेशन कोर्ट है उसने मौत की सजा सुना दी है। भारत इसके लिए काफी कुछ सोचने विचार विमर्श इस पे कर रहा है, कैसे उनको छुड़ाया जाए। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। स्कूली किताबों में इंडिया की जगह देश का नाम भारत रखने की सिफारिश किस संस्था की कमेटी द्वारा की गई है? तो बेटा बता सकते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशंस कमेटी हैज रिकमेंडेड टू नेम द कंट्री भारत इंस्टेड ऑफ द इंडिया इन स्कूल बुक्स। तो बेटा ये आंसर क्या है, एनसीईआरटी, सीबीएसई, एआईसीटीई, नन ऑफ दीज। तो बेटा आंसर है इसका एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ने ऐसा करने की अभी सिफारिश की है, ठीक है ना। भारत, क्योंकि अभी संवैधानिक जो नाम है वो भारत होने जा रहा है, और अभी एनसीईआरटी के कुछ आदमी है, जो समिति है, उन्होंने बोला कि अभी हम अपना जो सिलेबस है वो भी कुछ चेंज करेंगे, तो इसमें जब ये चेंजमेंट करना है तो इंडिया की जगह हम भारत नाम पढ़ाएंगे। और अभी तक हम अपनी बुक्स में जो मुगल शासक पढ़ाते आए हैं, मुगल शासक और सुल्तान यानी सल्तनत पीरियड, यानी सल्तनत काल, सल्तनत काल। अब सल्तनत काल में कौन से वंश आते हैं बेटा, सल्तनत काल में आता है स्लेव डायनेस्टी, है ना। कौन सा आता है, स्लेव डायनेस्टी। सल्तनत काल में आता है बेटा खिलजी डायनेस्टी, उसमें आता है तुगलक डायनेस्टी, उसमें आता है सैयद डायनेस्टी, उसमें आता है लोदी डायनेस्टी। तो बेटा ये सुनिए, स्लेव डायनेस्टी बोले तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, ये आते हैं सल्तनत पीरियड में। उसके बाद मुगल पीरियड स्टार्ट होता है। तो हमने अपने इतिहास में बेटा अभी तक मुगल जो एम्पायर है वो पढ़ा ज्यादातर, और हमने सल्तनत पीरियड पढ़ा। सल्तनत पीरियड में हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश हमने पढ़े। लेकिन अब की बार एनसीईआरटी की जो कमेटी है, उन्होंने कहा कि हमने जो भारतीय, जो हिंदुस्तानी जो राजा हैं हमारे, उनकी वीर गाथा तो हमने बताई ही नहीं, जो कि बिल्कुल सत्य बात है। हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी तो बहुत बड़े योद्धा हुए हैं, उनकी वीर गाथा, उनकी रचनाएं, उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो शौहरत की कहानियां हैं, वीर गाथाएं जो उनकी हैं, वो इन मुगलों पर, इन सुल्तानों पर, जो हमारे हिंदुस्तानियों ने, योद्धाओं ने जो जीत दर्ज की है, जैसे महाराजा सूरजमल है, जैसे महाराणा प्रताप है, जैसे वीर शिवाजी हैं, है ना, जैसे पृथ्वीराज चौहान हैं, इनके हम वंश के बारे में, इनकी डायनेस्टी के बारे में हमने पढ़ाया ही नहीं है ना। तो इसलिए अब की बार ये आवाज उठ रही है कि एनसीईआरटी में हिंदुस्तानी जो वीर योद्धा हैं, उनकी भी वीर गाथाएं, उनकी भी कहानियां हम बच्चों को बताएं, जो कि बहुत अच्छी बात है।
है ना। तो ये चीजें स्टार्ट होने जा रही हैं जो आज से पहले पिछले 70 साल के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ, जो कि सच्चाई है। हमारे भारत के वीर योद्धाओं को पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। तो बेटा बहुत बड़ी बात है, एनसीईआरटी ने इंडिया के नाम की जगह भारत नाम रखने की सिफारिश कर दी है। तो इसका आंसर बेटा एनसीईआरटी, है ना। मैं कई बार बोलता हूं बेटा, जो बच्चे मेरे जो दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की कर रहे हैं, जो DSSB की तैयारी कर रहे हैं, जो एनडीए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मैं हमेशा बोलता हूं बेटा एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि पेपर जो आपका बनता है ना वो एनसीईआरटी बनाती है अपनी बुक्स के अंदर से। किसी भी दूसरी बुक को फॉलो मत करो, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो। 6ठी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक पढ़ लो, आपका पेपर निकल जाएगा। साथ में करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके जरूर कर लो, आपका जीएस वेरी फैंटेस्टिक हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में किस खिलाड़ी ने 40 गेंद में शतक लगाकर रिकॉर्ड दर्ज कर दिया? ये जो चैंपियन आप देख रहे हैं ना बेटा, ये है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ये रहे, ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। कहां के हैं बेटा? ऑस्ट्रेलिया के। ये ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन है ग्लेन मैक्सवेल। इन्होंने 40 गेंद में शतक लगा दिया है अभी नीदरलैंड के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? नीदरलैंड के खिलाफ। नीदरलैंड के खिलाफ इस प्लेयर ने बेटा 9 चौके और 8 छक्के लगाए हैं, है ना। 9 चौके और 8 छक्के इसने लगाए हैं वहां पर, है ना। 80 से 84 रन तो चौके छक्कों को ही हो गए बेटा। 80-84 रन तो इसके चौके छक्कों को ही हो गए हैं, है ना। इतना बड़ा प्लेयर है ये। ओके सुनिए, इससे पहले जो रिकॉर्ड था बेटा, वो रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज था? वो अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर हैं मार्क राम, एडेन मार्क राम कहाँ के प्लेयर हैं? साउथ अफ्रीकन प्लेयर हैं। इसके नाम ये रिकॉर्ड दर्ज था 49 बॉल्स में, 49 बॉल्स में इसने ये रिकॉर्ड बनाया था बेटा श्रीलंका के विरुद्ध। अभी 7 अक्टूबर को ही इस बंदे ने अभी ये रिकॉर्ड बनाया था, एडेन मार्क राम ने श्रीलंका के अगेंस्ट। इस रिकॉर्ड को अभी तोड़ दिया नीदरलैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ग्लेन मैक्सवेल ने। 40 गेंदों पर शतक ठोक दिया है। इससे तेज वनडे वर्ल्ड कप में इससे तेज सेंचुरी किसी की नहीं है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4। जमरानी बांध परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में मंजूरी दी है? तो बेटा ये राज्य है उत्तराखंड। कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंजूरी दे दी है इसको। जमरानी वहां पर एक गांव है, वहां पर बांध बनाया जाएगा। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। तो मंजूरी मिल गई है। हालांकि ये बनाया जाना था 48 ईयर्स पहले, जो कि नहीं हुआ। काफी लागत थी उस समय भी, लेकिन आज उससे ज्यादा लागत आ रही है इसको बनाने में, है ना। तो बेटा ये जो बांध है आपसे पूछा जाएगा कौन सी नदी पर बनेगा? गोला नदी पर। कौन सी नदी पर? गोला नदी पर। ये गोला नदी कौन सी भाई? ये गोला नदी है रामगंगा की सहायक नदी। रामगंगा की सहायक नदी, है ना। ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा। ट्रिब्यूटरी ऑफ रामगंगा। रामगंगा की सहायक नदी कौन सी? गोला नदी। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन और पूछूं कि रामगंगा किसकी सहायक है भाई? रामगंगा है गंगा की सहायक। रामगंगा is the tributary of गंगा, है ना। गंगा नदी की सहायक नदी है रामगंगा। गंगा की सहायक है रामगंगा और रामगंगा की सहायक है गोला नदी। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर है ये सब। तो बेटा उत्तराखंड में जब ये बांध बन जाएगा तो उत्तराखंड में इस बांध से बेटा यूपी के अंदर भी बिजली, पानी, सिंचाई, इन सारी चीजों की सुविधाएं उनको उपलब्ध होंगी। कहां पर? उत्तर प्रदेश के अंदर भी। बात समझ में आ गई? तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 4 उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के अंदर तो बहुत सारे स्टैटिक पॉइंट बनते हैं बेटा।
जैसा कि मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड के स्टैटिक पॉइंट फटाफट नोट कर लेंगे, मैं आपको बोलता चल रहा हूं, सुनिए। उत्तराखंड के अंदर सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी बेटा? हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ उत्तराखंड, नंदा देवी, नंदा देवी। ओके। उत्तराखंड के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? उत्तराखंड के अंदर बेटा रामगंगा नेशनल पार्क है, रामगंगा नदी भी है जो कि मैंने अभी आपको बताई। रामगंगा नेशनल पार्क का पहले नाम था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, अभी उसका नाम चेंज करके हो गया रामगंगा। यहीं पर राजा जी नेशनल पार्क भी है, यहीं पर बेटा नंदा देवी जो हाईएस्ट पीक है इसी के नाम का नेशनल पार्क भी है। यहां पर फूलों की घाटी फ्लावर वैली चमोली भी है, फूलों की घाटी चमोली यहां कहां पर है? उत्तराखंड के अंदर है ये, ठीक है। यहीं पर बेटा भारत का फर्स्ट लाइकेन पार्क स्टार्ट किया गया है, भारत का फर्स्ट लाइकेन पार्क। ये लाइकेन क्या है? ये लाइकेन बेटा आईसी एरिया में पाए जाने वाली एक वेजिटेशन होती है। वेजिटेशन बोले तो वनस्पति है जो कि आईसी एरिया में बर्फीले क्षेत्रों में एक वनस्पति होती है लाइकेन, जिससे दवाइयां वगैरह बनाई जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर पानी में काई लग जाती है ना, ऐसे ही लाइकेन एक वेजिटेशन है जो कि इसके लिए एक पार्क की व्यवस्था की गई है उत्तराखंड के अंदर। ओके। उत्तराखंड को बेटा देवभूमि बोला जाता है। उत्तराखंड में और देखिए क्या क्या चीजें हैं बेटा, उत्तराखंड से ही निकलती है गंगा नदी, वहीं से निकलती है अलकनंदा नदी, वहीं से धौली गंगा, जोशी मठ वहीं पर है, वहीं पर भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम भी उत्तराखंड के अंदर है। अब सुने, यहीं पर केदारनाथ है बेटा, केदारनाथ जो शिव जी का मंदिर है ना। केदारनाथ कौन सी नदी के किनारे पर है बेटा? केदारनाथ है मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी के किनारे पर। वहीं पर बेटा बद्रीनाथ है, कौन सा है? बद्रीनाथ। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर है? जो कि अलकनंदा, अलकनंदा नदी के किनारे पर बद्रीनाथ है ना। ये चीजें ध्यान से सुनना। केदारनाथ मंदिर है बेटा शिव जी का, बद्रीनाथ में मंदिर है किसका? श्री हरि विष्णु का, है ना, अलकनंदा नदी के किनारे। ओके। देखो बेटा अलकनंदा भी, मंदाकिनी भी, भागीरथी भी, ये सारी नदियां आपस में मिल जाती हैं देवप्रयाग में। अलग देखो मेन तो बेटा देखो ये आ गई भागीरथी, इधर से आ गई अलकनंदा, ये दोनों मेन है जो कि देवप्रयाग में मिलने के बाद जो एक नदी बनती है वो बनती है गंगा। ठीक है। तो गंगा नदी कैसे बनती है? भागीरथी के मिलने से और अलकनंदा नदी के मिलने से। दोनों कहां मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, तब उनसे गंगा नाम पड़ता है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 5। किस राज्य में राष्ट्रीय खेलों का 37वां संस्करण शुरू हुआ है? तो बेटा 37th जो संस्करण है, जो कि जो प्लेयर जो अभी खेल हैं वो कौन से? 37वें हैं। तो कहां पर? गोवा के अंदर खेले जाएंगे बेटा अभी ये। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के अंदर इनकी शुरुआत कर दी है, जैसा कि आप यहां पिक्चर देख रहे हो, है ना। तो आइए हम इनकी फर्स्ट की बात करें। तो भारत में फर्स्ट नेशनल गेम भारत में बेटा 1924 में खेले गए थे। किधर? पंजाब में। पंजाब जो कि उस टाइम जो पंजाब के लाहौर में खेले गए थे। उस टाइम जो बेटा लाहौर जो आज का पाकिस्तान के अंदर है, उस समय ये हमारे वाले पंजाब के अंदर था। पंजाब अभी पाकिस्तान में भी पंजाब है, हमारे अंदर भी पंजाब है। तो ये बेटा पंजाब एक ही था पहले, पाकिस्तान वाला हमारे वाला एक ही पंजाब था, उसी के अंदर था लाहौर। और लाहौर में भारत के पहले नेशनल गेम खेले गए थे, तब इनको इंडियन ओलंपिक गेम कहा जाता था। भारत के ओलंपिक गेम्स इनको तब कहा जाता था, ठीक है ना। और इनको ये बेटा भारत के ओलंपिक गेम कब से कब तक कहलाए? 1924 से 1938 तक, 1924 to 38 तब तक इसको भारत के ओलंपिक गेम से नाम से जाना गया, है ना। उसके बाद इनका नाम पड़ा बेटा नेशनल गेम ऑफ इंडिया, भारत के नेशनल गेम इनको उसके बाद में जाना गया, है ना। तो बेटा अभी इनकी शुरुआत गोवा के अंदर हो रही है। मैं गोवा के स्टैटिक पॉइंट आपको बता दूं जल्दी से फटाफट। देखो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैटिक पॉइंट। भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर चर्च गोवा के अंदर है ना।
गोवा की दो नदियां मैं आपको बता रहा हूं बेटा, मांडवी और जुआरी, मांडवी और जुआरी, है ना। गोवा का डांस कौन सा बेटा, मांडी, मांडी वहां पर डांस है। गोवा के अंदर कैपिटल कौन सी है, पणजी, कैपिटल कौन सी बेटा, पणजी। गोवा के अंदर नेशनल पार्क कौन सा है बेटा, महावीर, महावीर नेशनल पार्क है गोवा का, ठीक है। ये गोवा के स्टैटिक पॉइंट हो गए हमारे। गोवा की जो बंदरगाह है, जो सी पोर्ट है गोवा का, वो है मारमा गोवा, वो है मारमा गोवा, मारमा गोवा, ये सी पोर्ट है गोवा का, मारमा गोवा। ओके, समझ में आ गई बात, तो इतना आपको कर लेना है ये सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत और यूरोपीय संघ द्वारा नौसेना अभ्यास हाल ही में कहां पर शुरू हुआ। बेटा ये नेवी की जो हमारी एक्सरसाइज है ये अभी स्टार्ट हो गई है बेटा। ये कहां पर स्टार्ट हुई है, ये बे ऑफ गिनी, तो बे ऑफ गिनी, बे ऑफ गिनी यहां पर स्टार्ट हुआ है, बे ऑफ गिनी, यानी गिनी की खाड़ी में। गिनी की खाड़ी किधर है भाई, इन अफ्रीका, इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर गिनी की खाड़ी। बेटा गिनी कंट्री है, गिनी अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट पर है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन पर है। कहां, किसका वेस्टर्न पार्ट, अफ्रीका का वेस्टर्न पार्ट गिनी। तो गिनी की खाड़ी, वहां पर भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ के द्वारा नौसेना अभ्यास स्टार्ट हो चुका है। अब हम ईयू की बात कर ले बेटा, ईयू यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन में बेटा कितने देश हैं, 27 देश हैं। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनका हेड ऑफिस या हेडक्वार्टर है बेटा ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स कहां बेटा, बेल्जियम, बेल्जियम, बात समझ में आ गई, बेल्जियम, ठीक है ना। और इनकी अगर करेंसी की बात करें, जो यूरोपियन यूनियन है बेटा, उनकी करेंसी है यूरो, करेंसी कौन सी है, यूरो उनकी करेंसी है ना। तो बेटा ये सब चीजें आपको साथ में नोट करनी है। अब बात की जाए गिनी की खाड़ी, गिनी की खाड़ी किधर है बेटा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। सुनिए ध्यान से, अफ्रीका के मैं स्टैटिक पॉइंट आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना है। गिनी किधर है बेटा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका की बात बताऊं, अफ्रीका, यहां पर आप हेडिंग डाल सकते हो बेटा, अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। बहुत अच्छे बेटा, इनको सबको नोट करना है आपको। अच्छा, अफ्रीका में दुनिया की सबसे लंबी नदी है बेटा नाइल, कौन सी, नाइल। अफ्रीका में हाईएस्ट माउंटेन पीक है बेटा किलीमंजारो, किलीमंजारो इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका, है ना। नाइल दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नाइल कौन सी लेक से निकलती, विक्टोरिया लेक से निकलती बेटा, ध्यान रखना, विक्टोरिया, विक्टोरिया झील से निकलती नाइल। किलीमंजारो तंजानिया में है, कहां पर है, तंजानिया में। अफ्रीका के अंदर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है बेटा एटलस, एटलस। यहां पर गोल्ड माइन है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग, सोने की बहुत बड़ी खान है जोहान्सबर्ग। अफ्रीका में हीरे की खान है बेटा किम्बरले, किम्बरले, है ना। मैं इंग्लिश में लिख दूं किम्बरले, ये किम्बरले, ये डायमंड माइन है अफ्रीका के अंदर। अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है, ऐसा महाद्वीप है जहां से तीनों लाइन गुजरती हैं। तीनों लाइन कौन सी गुजरती है बेटा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, इक्वेटर लाइन और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन। तीनों लाइन अफ्रीका से ही गुजरती हैं और किसी महाद्वीप से तीनों लाइन नहीं जाती। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। कितने देशों में फैला है, 11 देशों में, 11 देशों में, ठीक है, 11 देशों में फैला, जो कि भारत से 2.5 टाइम बड़ा है। भारत, पूरे भारत की जमीन से 2.5 गुना बड़ा सहारा डेजर्ट है, बहुत बड़ा है बेटा, ठीक है ना। इसके अंदर है तो बहुत सारी कुछ चीजें, इसकी ट्राइब है, इसकी रेलवे रूट है, इसमें बहुत कुछ है बेटा। ये अगला कोई पॉइंट हुआ अफ्रीका का तो मैं आपको अफ्रीका उसमें पढ़ाऊंगा बाकी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 7, बैलिस्टिक मिसाइल गोरी का सफल परीक्षण हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया। ये कर दिया बेटा, ये इजराइल, इंडिया, पाकिस्तान, अमेरिका। तो बेटा आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा गोरी का सफल परीक्षण कर दिया गया। इससे पहले हमने अभी पढ़ा था अबाबिल, अबाबिल,
बिल। अबा बिल का सफल परीक्षण भी पाकिस्तान ने किया था। इससे पहले उनके पास गजनी मिसाइल है, उनके पास शाहीन मिसाइल है, इन सब का परीक्षण वो कर चुका है पाकिस्तान। अभी इन सभी मिसाइल्स का पाकिस्तान ने परीक्षण कर लिया है। ओके, तो बेटा ये आंसर इसमें है पाकिस्तान। ये कितनी दूरी की मारक क्षमता होगी इसकी? 1300 से 1500 किलोमीटर की जो क्षमता होगी वो है इसकी मारक क्षमता। ओके, चलो देखो पाकिस्तान के बारे में मैं कुछ स्टैटिक पॉइंट आपको बता दूं, सुने। पाकिस्तान के अंदर बेटा, पाकिस्तान का स्वर्ग किसको बोलते हैं? पाकिस्तान का स्वर्ग बोलते हैं स्वात वैली को। स्वात वैली को देखो, SWAT, स्वात वैली, पाकिस्तान का स्वर्ग बोलते हैं स्वात घाटी को। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी K2, गॉडविन ऑस्टिन। पाकिस्तान भी इसको अपनी सबसे ऊंची चोटी बताता है। कमाल की बात यह है ना, काफी बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने तो भारत की सबसे ऊंची चोटी बताई थी। बिल्कुल बेटा, पाकिस्तान भी इसको अपनी सबसे ऊंची चोटी बताता है, क्योंकि है कहां पर बेटा? POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ये। फिर आप बोलोगे सर आपने फिर ये भारत में क्यों करा दी? क्योंकि बेटा पाकिस्तान का जो अधिकृत कश्मीर है वो हमारा ही तो है, उसके लेटर्स जो हैं वो हमारे नाम हैं। वहां के जो राजा थे हरि सिंह राजा ने, मैंने कल ही आपको पढ़ाया था ये पॉइंट, जो जम्मू कश्मीर के राजा हैं हरि सिंह, उन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को ये जो जम्मू कश्मीर है ये भारत के नाम रिटर्न में दे दिया था, भारत के नाम कर दिया था, भारत के हैंडओवर कर दिया था। लेकिन 24 अक्टूबर को, उससे 2 दिन पहले पाकिस्तान ने वहां पर अटैक कर दिया कबीलाओं द्वारा। इसलिए वो जो पाकिस्तान को जो कब्जा कर सके उतना कर लिया। जहां उनकी फौजें जाकर रुकी, हमारी फौजों ने उनको रोका, वो लाइन बन गई LOC। वो लाइन कौन सी पड़ी? LOC। कल की क्लास बेटा जाकर देखिए, मैंने वहां पर बताया है कि राजा हरि सिंह ने कैसे कैसे काम किया। उसका मंत्री कौन था? शेख अब्दुल्ला। हमने फिर कैसे ये मुद्दा, कहां पर ये मुद्दा UNO में कैसे पहुंचा, किसकी सिफारिश पर UNO में ये मुद्दा पहुंचा, वो क्लास जाके देखिए, कल वाली क्लास। ओके, चलो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी के मैं आपको बता रहा हूं बेटा। स्वात घाटी वहां का स्वर्ग कहलाती है। K2 वहां पर ऊंची चोटी है। वहां पर साल्ट रेंज काफी लंबी है। साल्ट रेंज ये बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है ना, लॉन्गेस्ट है। वहां पर बेटा सबसे ज्यादा नहरों वाला देश है पाकिस्तान, सबसे ज्यादा नहरों वाला। सिंधु नदी, सिंधु यानी इंडस नदी बेटा पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। इंडस नदी कैसी है? इंडस नदी इज द लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान। ये सब आपको नोट कर लेना है। पाकिस्तान बेटा हॉटेस्ट प्लेस है, एशिया में सबसे हॉटेस्ट प्लेस है पाकिस्तान के अंदर। मोहनजोदड़ो, जैकोबाबाद, ये सभी पॉइंट है पाकिस्तान के स्टैटिक पॉइंट। इस्लामाबाद वहां की कैपिटल होगी। स्वात वैली वहां का स्वर्ग कहलाया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। यह नीलावू कुदीचा सिमहगल किसकी आत्मकथा है ना बेटा? ये ऑटोबायोग्राफी है। किसकी है ये है S सोमनाथ की। S सोमनाथ की मलयालम भाषा में है बेटा, मलयालम। ये मलयालम लैंग्वेज में है, केरल की। ये कौन सी लैंग्वेज है? केरल की भाषा है मलयालम। तो मलयालम भाषा में है बेटा S सोमनाथ, जिसने अभी इसरो को ज्वाइन किया था 2022 में। 2022 में इसरो को ज्वाइन किया और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग करा दी है। बिल्कुल S सोमनाथ की आत्मकथा है। इसको इंग्लिश में आप इसको कह सकते हो, सुनिए इंग्लिश में इसको क्या कह सकते हो बेटा? लाइन्स दैट ड्रिंक द मून लाइट। मैं लिख दूं यहां पर, इसका मतलब इंग्लिश में क्या है? लाइन्स दैट ड्रिंक लाइट, लाइन्स दैट ड्रिंक द मूनलाइट, सबको नोट कर लेना है। लाइन्स यानी शेर, दैट ड्रिंक मूनलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट, इनकी जीवन के ऊपर है, संघर्ष के ऊपर है। एक बुक पढ़कर आप जान सकते हो कैसे कैसे संघर्ष करते हुए कोई आदमी आगे बढ़ सकता है। तो अच्छी बुक है ना। तो बेटा ये मलयालम में है, इनकी आत्मकथा है। S सोमनाथ, जिसने अभी चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग कराई है। ओके, इसरो के ये अभी संस्था, ये एक प्रकार से हेड हैं इसरो के फिलहाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9।
जियोकेमिकल पर्सपेक्टिव लेटर्स नामक पत्रिका की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में चंद्रमा की आयु कितनी बता दी गई है? अभी हाल ही में बेटा चंद्रमा की आयु बता दी गई है ये 4.46 अरब साल। ये उम्र बता दी गई है चंद्रमा की भी। जो अपोलो, जो स्पेसक्राफ्ट था अपोलो, जो 1972 में जो कुछ वैज्ञानिक थे वो वहां से कुछ मिट्टी लेके आए थे, 110 केजी के आसपास थे ना। अब उसको सर्च किया जा रहा है, और भी कुछ चीजें अभी मिली हैं हमें, मिट्टी वगैरह और भी काफी, तो उनसे जो वहां के अंदर जो और चीजें हैं उनसे हमने उसकी एज ज्ञात की है। तो वो एज बेटा अभी बताई गई है 4.46 अरब साल, इतने लंबी उनकी एज अभी बताई गई है। बात समझ में आ गई बेटा? तो अपोलो के द्वारा इसका अध्ययन किया गया, अपोलो के जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा अध्ययन किया गया, उसकी एज इतनी बताई गई है चंद्रमा की। चंद्रमा बना कैसे था बेटा? चंद्रमा, ये बताया जाता है कि मंगल ग्रह के आकार का, मंगल यानी मार्स जो प्लैनेट है उसके ही आकार का, उसी के जितना साइज में कोई खगोलीय पिंड धरती पर, कोई सेलेस्टियल बॉडी हमारी अर्थ पे टकराई और उसके टुकड़े हो गए, है ना। और वही टुकड़ों में से एक टुकड़ा बना चांद, जो हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण उसके चारों तरफ घूमता है ना। तो ऐसे ऐसे कुछ वैज्ञानिकों ने हमें बताया कि चांद कैसे बना था। ओके, चांद पर बेटा बहुत बड़ा एक क्रेटर है, एक माउंटेन क्रेटर जिसका नाम है लीबनिट्ज, ठीक है। चंद्रमा पर जो ये धब्बे माउंटेन जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं, काले धब्बे हैं, हमारे जो पूर्वज दादा दादी नाना नानी कहानियां सुनाते थे कि चंद्रमा पर कोई बूढ़ी औरत है वो झाड़ू लगा रही है या चरखा काट रही है, वो बेटा वहां पर माउंटेन्स हैं, कुछ उनकी शेडो है माउंटेन की, कुछ गड्ढे हैं वहां पर, वो हमें दिखाई देते हैं चांद पर, जैसे कि आप यहां देख सकते हो, है ना बेटा। चंद्रमा, अब ध्यान से सुनिए, चंद्रमा जो है ना बेटा, मून चंद्रमा की जो रोशनी है वो 1.3 सेकंड में धरती तक पहुंचती है। आप बोलोगे मून में तो कोई अपने प्रकाश ही नहीं है, बिल्कुल ठीक है। मून के अंदर जो सन की लाइट आती है उसके थ्रू जब लाइट आती है तो वो लाइट 1.3 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंचती है ना बेटा। चंद्रमा की रोटेशन और चंद्रमा की रेवोल्यूशन, रोटेशन बोले तो घूर्णन, रेवोल्यूशन बोले तो परिक्रमण, दोनों का टाइमिंग एक ही है, लगभग 27 दिन और 8 घंटे ये समय होता है लगभग। रोटेट भी इतने समय में होगा, रिवॉल्व भी इतने समय में होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10। आदि महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में कौन से शहर में किया गया? आदि महोत्सव का उद्घाटन बेटा अभी अहमदाबाद में कर दिया गया है। अहमदाबाद में अभी आदि महोत्सव का उद्घाटन कर दिया गया है, ठीक है। अर्जुन मुंडा जो आपको दिखाई दे रहे हैं, अर्जुन मुंडा के द्वारा यहां पर कराया गया ये अर्जुन मुंडा, क्योंकि ये भी एक आदिवासी समूह के जनजातीय आदमी है। अर्जुन मुंडा जनजाति कहां की है बेटा? सुनिए, मुंडा संथाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट जनजातियां हैं, दोनों की दोनों झारखंड के अंदर, है ना। मुंडा संथाली जनजाति की हमारी द्रौपदी मुर्मू है राष्ट्रपति, है ना। तो बेटा ये मुंडा संथाली ये जनजातीय समूह है, इनके द्वारा अभी अहमदाबाद में आदि महोत्सव का उद्घाटन कर दिया गया है। अहमदाबाद किधर बेटा? गुजरात के अंदर। अहमदाबाद की बात करूं तो अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर है? अहमदाबाद है बेटा साबरमती नदी के किनारे। साबरमती कहां से निकलती भाई? साबरमती निकलती अरावली से, अरावली माउंटेन रेंज, अरावली से राजस्थान से निकल जाती है साबरमती नदी। कहां पर गिरती है? बे ऑफ खंबात, अरेबियन सी, वहां पर ये गिर जाती है, ठीक है। आज के इतने ही क्वेश्चन बेटा, काफी अच्छे क्वेश्चन थे स्टैटिक पॉइंट के साथ, सबको नोट कर लेना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। मेरे को थोड़ा सा लेट समय मिलता है बेटा, इसलिए टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है ना। ऑफलाइन क्लासेज मेरी काफी होती हैं, इसलिए मैं रात को ही क्लास डाल पाता हूं। तो बेटा सभी चीजों को, सभी क्वेश्चंस को आपको नोट कर लेना है, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।